बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू सिलेबस 2025 के मुताबिक आज हमने थर्ड चैप्टर डायनामिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.1, a 10 kilogram block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find the acceleration produced in the block, ये इसका ए पार्ट है। The velocity of the block after 5 seconds, ये इसका बी पार्ट है। जी बेटा चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा सबसे पहले इसको समझ लें कि आपने फाइंड क्या करना है। ये पिक्चर की तरफ आ जाए बेटा। ये एक ब्लॉक है, वो कह रहा है कि ये हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और 5 न्यूटन की फोर्स इस पे लग रही है और ब्लॉक का जो वेट है वो कितना है 10 किलोग्राम। ठीक है जी। अब हमने फाइंड क्या करना है कि जब 5 न्यूटन की फोर्स लगे तो इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है और 5 सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। जी बेटा सबसे पहले गिवन डाटा लिखा करें लाजमी। इसका एक नंबर होता है m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम और F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये गिवन है, ये दोनों पार्ट्स के लिए गिवन डाटा है। ठीक है जी। उसके बाद इसका ए पार्ट है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, ये फाइंड करें। उसके बाद बी पार्ट है वी एफ इज इक्वल टू, ये फाइंड करें। और बी पार्ट के लिए जो मजीद गिवन डाटा है वो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड है और वी आई इज इक्वल टू 0 है। ये जो वी आई इज इक्वल टू 0 है इनिशियल वेलोसिटी, इसका बेटा आपने खुद से अंदाजा लगाना है। जाहिर बात है ये कोई ब्लॉक है, अब आपने इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाना शुरू करनी है तो इट मीन ये पहले रेस्ट पे होगा, तो वी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और 5 सेकंड के बाद हमने वी एफ फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी बेटा इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना है एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है एफ, उसके मुताबिक जो न्यूटन ने फार्मूला दिया था हमें एफ इज इक्वल टू एम ए, इस फार्मूले को यूज करेंगे क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसको रीअरेंज करके तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे एफ ओवर एम। अब गिवन डाटा जो है यहाँ पे पुट कर दें। एफ जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, जो मास है वो 10 किलोग्राम है। वैल्यूज पुट करें बेटा, आपका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लाजमी याद रखा करें, ये लाजमी होता है लिखना। उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट के लिए बेटा आपने ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद करना है। इनको तो भूले ही ना, ये किसी भी चैप्टर में इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहे हैं अपना वी एफ फाइंड करने के लिए। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए वी आई भी हमारे पास है, ए अभी हमने फाइंड किया और टी 5 सेकंड वो भी है हमारे पास गिवन डाटा में। वैल्यूज पुट करें बेटा तो ये 0 आ जाएगा वी आई की जगह पे, ए की जगह पे 0.5 और टी की जगह पे 5 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 वैसे ही लिख दिया। उसके बाद बेटा आपका आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। ये गलती से मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया गया है, लेकिन आपने क्या करना है इसको मीटर पर सेकंड लिखना है। जी बेटा चलते हैं नेक्स्ट। जी बेटा सेकंड न्यूमेरिकल है 3.2। The mass of a person is 80 kilogram. What will be his weight on the earth? What will be his weight on the moon? जी बेटा ये दो क्वेश्चंस बन चुके हैं, या ये कह लें कि दो पार्ट बन चुके हैं। जो 80 किलोग्राम का पर्सन है उसका आपने वेट ऑन द अर्थ भी फाइंड करना है और ऑन द मून भी फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जो ग्रेविटी जो ऑन अर्थ है वो तो आपको पता होगी ना, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो वो तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो ये जो मून की थी वैल्यू वो उसने दे दी है, तो आपका डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा सबसे पहले आपके पास है गिवन डाटा, जो एम है पर्सन का मास 80 किलोग्राम है और ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ग्रेविटी ऑन मास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बेटा ये हमारा जो जो दो डायग्राम्स हैं इनको आप देख लें बेटा। ये पहले मून पे है, तो मून पे आपने जो फाइंड करना है वेट, और गिवन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जी एम इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑन द अर्थ आपने फिर से वेट फाइंड करना है और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ है वो इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
जी बेटा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमने फाइंड करना है WE मींस वेट ऑन अर्थ, WM मींस वेट ऑन द मून। जी बेटा, सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है? W इज इक्वल टू mg। ये है जी वेट का फॉर्मूला, ये बेटा आपको याद होना चाहिए। जिस तरह F इज इक्वल टू ma है ना, उसी तरह से ये फॉर्मूला उसी से ये बना है। F की जगह पे हमने W लिख दिया है और m वैसे ही लिखा हुआ है, और a की जगह पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे g लिख दिया जाता है। तो पहला केस है हमारा वेट ऑन द अर्थ, तो हमने देखिए w के साथ भी e लिख दिया है और g के साथ भी e लिख दिया है फॉर अर्थ। तो W तो हमने फाइंड करना है, ये वैसे ही लिख देंगे, और M की जगह पे 80 किलोग्राम जो मास ऑफ द पर्सन है वो लिख दिया, और GE की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 800 न्यूटन बेटा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं वेट ऑन द मून की तरफ। सबसे पहले फिर से वही फार्मूला लगाएं बेटा, लेकिन यहाँ पे आपने E की जगह पे क्या लिख देना है? M। WM मींस वेट ऑन द मून। इसी तरह से M जो है ये वाला, ये फॉर है मास, और GM मींस ग्रेविटी ऑन द मून। जी बेटा, तो वैल्यूज पुट करें। मास जो है ऑफ द पर्सन 80 किलोग्राम है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून 1.6 है, ये गिवन है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं 3.3। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। जी बेटा, जो कार का वजन है, मास है, वो है 800 किलोग्राम, और उसकी जो वेलोसिटी हमने इंक्रीज करवानी है वो है 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक लेके जानी है, और 10 सेकंड्स हमें दिए गए हैं। तो वो कहता है कि कितनी फोर्स आपको दरकार है। तो ये बेटा चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले गिवन डाटा बेटा, मास दिया हुआ है कार का, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकंड्स। और टू फाइंड, हमने फोर्स फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स में हम इसको 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक ले जाएंगे। जी बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया है हमने, F इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। जी बेटा, परेशान नहीं होना आपने, ये फार्मूला कहाँ से बना है? तो जो फार्मूला पहले इस्तेमाल कर रहे थे आप, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, इसी फार्मूला में आपने क्या करना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देनी है। और आपको पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, यही तो इसकी डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी टाइम के लिहाज से इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही जगह पे पुट कर दें तो आपका ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये फार्मूला आपने लिख लिया है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। मास आपको गिवन है 800 किलोग्राम, और फाइनल वेलोसिटी 30 है, एंड इनिशियल 10 है, और बटे में जो टाइम दिया हुआ है t सेकंड, वो आपने मतलब 10 सेकंड्स लिख देने हैं। जी बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 800 इंटू 20 ओवर 10 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, और 800 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 1600 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने ये इस फॉर्मूला याद रखना है। थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा बेटा, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है, ये बात याद रखिएगा। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 3.4 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। जी बेटा, दो तरह के डेटे यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो बुलेट का डेटा दिया हुआ है, और दूसरा गन का डेटा दिया हुआ है। बुलेट का डाटा तो कंप्लीट है, 5 ग्राम मास भी दे दिया है आपको, और वेलोसिटी दे दी है 300 मीटर पर सेकंड। लेकिन गन का जो सिर्फ मास दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी नहीं दी हुई। तो यही तो आपने फाइंड करनी है, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। ठीक है जी। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बेटा रिकॉइल का समझ ले। रिकॉइल किसको कहते हैं? बहुत ही आसान है। तो जिस मोमेंटम के साथ बेटा गोली ने आगे की तरफ जाना है, इसी तरह से उसी मोमेंटम के साथ गन ने भी पीछे आना होता है। तो ये जो गन जिस मोमेंटम के साथ पीछे आती है, इसको क्या कहते हैं? रिकॉइल। ठीक है।
इसको रिकॉइल कहते हैं और ये पीछे की तरफ ऑपोजिट टू द बुलेट। जी बेटा, सबसे पहले आ जाए गिवन डाटा की तरफ। मास ऑफ द बुलेट दिया हुआ है लेकिन वो एसआई यूनिट में नहीं था, 5 ग्राम दिया हुआ था, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और 1000 से डिवाइड भी कर देना है। तो आप देख रहे होंगे 1000 मल्टीप्लाई वाला आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो ये के उसी को बनाया है, ठीक है। 1000 के का मतलब क्या होता है, 1000 ये एक प्रीफिक्स है किलो, ठीक है ना, इसका मतलब 1000 है बस। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई जो हो रहा था उसका के बना दिया और नीचे 1000 जो लिखा गया है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो मास आपका बन गया है बुलेट का वो कितना, 0.005 किलोग्राम। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वो तो पहले ही एसआई यूनिट में है, 300 मीटर पर सेकंड। अब चलें जी मास ऑफ द गन, वो किसके बराबर है, 10 किलोग्राम। जी बेटा, गिवन डाटा लाजमी लिखा करें, इसका एक नंबर होता है टू फाइंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, मतलब जो गन की स्पीड है पीछे को आने की वो हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। आपने ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। वो ये कहता है कि कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो उस एक्टिविटी से पहले जो टोटल मोमेंटम होता है और जो बाद में टोटल मोमेंटम होता है वो बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब गोली चलाने से पहले टोटल मोमेंटम क्या था, 0। इसी तरह से वो कह रहा है कि गोली चलाने के बाद भी जो टोटल मोमेंटम होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितना मोमेंटम आप गोली का लेंगे आगे की तरफ उतना ही मोमेंटम आपको लेना पड़ेगा गन का पीछे की तरफ। इट मीन्स एक को आप पॉजिटिव लेंगे, जिस तरह गन का हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, तो गोली का आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब नेगेटिव वाला भी अगर इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा मोमेंटम है, आफ्टर फायर, फायर करने के बाद जो मोमेंटम है, तो ये वो वाला मोमेंटम है। तो आप देख सकते हैं ये भी 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन आफ्टर फायरिंग किसके बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जी तो बेटा, यही कुलिया हमने जो यहाँ पे बनाया है अभी देख के, तो ये वाला कुलिया यहाँ पे आपने लिख दिया है। मोमेंटम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो P1 ले रहे हैं हम गोली के लिए, तो मास भी M1 आएगा और वेलोसिटी भी V1 आएगी। इसी तरह से बेटा जो 2 वाली वैल्यूज है वो गन के लिए ले रहे हैं, तो गन का मास भी 2 वाला आएगा और वेलोसिटी भी 2 वाली आएगी, ठीक है जी। अब जो ये कुलिया हमने लिख दिया, अब इसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। मास की वैल्यू है आपके पास बुलेट की, और इसी तरह से बुलेट की वेलोसिटी भी है आपके पास, वो पुट कर दी। इसी तरह से आपके पास जो गन का मास था वो भी है, लेकिन V2 जो गन की वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। तो 300 और 0.005 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.5 और 10 वैसे ही रहा, ठीक है। 1.5 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये 10 को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो V2 किसके बराबर आ जाएगा, -0.15 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्यों आया है बेटा, ये यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता देता हूँ बेटा। फिजिक्स में माइनस हमेशा ऑपोजिशन को शो करता है। जब जो दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करती हैं या ऑपोजिट वर्क करती हैं तो हम माइनस लगाते हैं और माइनस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो वेलोसिटीज हैं, अगर आपने गन की वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है तो आप गोली की माइनस आएगी, अगर आपने माइनस इसको पॉजिटिव ले लिया है तो गन की नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से है। तो ये आपके पास जो फाइनल गन की वेलोसिटी है वो क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। इट मींस आपने जो दूसरी वेलोसिटी है समझ रहे उसको पॉजिटिव लिया था, ये मतलब नेगेटिव साइन आपको ऑपोजिट डायरेक्शन शो करता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसका कोई मकसद नहीं है। चलते हैं बेटा अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 3.5 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 किलोग्राम, ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मास 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन। अब हमने फाइंड क्या करना है, द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंच। द डिस्टेंस कवर्ड बाई द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, आधे घंटे में वो कितना फासला तय करेगा, और रिकॉइल
जो स्पीड होगी एस्ट्रोनॉट की वो हमने फाइंड करनी है। जी बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लें। समझने के लिए आप क्या करें, वो जो गन और बुलेट वाला केस था ना क्वेश्चन, इससे पिछला क्वेश्चन था कि आप गन से बुलेट फायर करते हैं तो जितने मोमेंटम के साथ बुलेट आगे जाती है उसी मोमेंटम के साथ जो है वो गन भी पीछे आती है। इसी तरह से इस केस में भी होगा, जिस मोमेंटम के साथ एस्ट्रोनॉट रेंच को थ्रो करेगा उसी मोमेंटम के साथ वो खुद भी पीछे जाएगा। ठीक है जी, और वही कुलिया लगेगा और वही कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है, ये कंडीशन चेंज हुई है। चलते हैं इसके हम सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन डाटा लाजमी लिखा करें, इसका एक नंबर होता है। ठीक है जी, मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट। जी एस्ट्रोनॉट के रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसको आप 1 के साथ रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट का मास है वो हमने m1 लिख दिया है। इसी तरह जो एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी होगी v2 वो हमने फाइंड करनी है, उसको v2 कहेंगे। तो वो 70 किलोग्राम पहले ही SI यूनिट में है। जी बेटा मास ऑफ द रेंच m2 के साथ, तो रेंच के रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसको 2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये 300 ग्राम था तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1000 से डिवाइड भी करेंगे। जी मल्टीप्लाई वाला 1000 आपका ये वाला है जो k लिखा हुआ है, k एक्चुअली 1000 ही है। ये मतलब मल्टीप्लाई होने वाला जो 1000 था उसका हमने k बना दिया और बटे में 1000 वैसे ही लिखा है। अब 1000 से 300 को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.3 किलोग्राम। ये रेंच का मास है। स्पीड ऑफ द रेंच v2 हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, इसी तरह सॉरी, जो स्पीड ऑफ द रेंच है v2 वो गिवन है और जो स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, v1 हमने फाइंड करनी है। पहले भी शायद मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ, तो बेटा v2 जो रेंच की स्पीड है वो दी हुई है, जो एस्ट्रोनॉट की v1 स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट v1 वो हमने फाइंड करनी है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट, ये आधे घंटे के लिए उसने टाइम दिया हुआ है कि आधे घंटे के बाद वो कितना फासला तय कर चुका होगा वो हमने बताना है। ठीक है जी, तो टाइम जो आधा घंटा है वो किसके बराबर होता है, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 को आपने अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये 1800 सेकंड्स बन जाएंगे। तो टाइम को आपने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये सारा गिवन डाटा था बेटा, इससे परेशान नहीं होना। क्वेश्चन तो आपका ये है छोटा सा। ठीक है, ये सारा गिवन डाटा था और ये डायग्राम मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं बेटा। ये एस्ट्रोनॉट है, इसने जब रेंच को थ्रो किया, रेंच इस तरफ जा रहा है, एस्ट्रोनॉट उधर जा रहा है। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जी बेटा ये कुलिया आपने देखा होगा, ये कैसे बना है कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर द इवेंट, ये वाला इवेंट हो रहा है मिसाल के तौर पर, ये थ्रो कर रहा है रेंच को। थ्रो करने से पहले टोटल मोमेंटम क्या था वो हमने ज़ीरो कंसीडर करना है, और थ्रो करने के बाद भी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। यही हमने इसी फार्मूले के ज़रिए से हमने क्या करना है, v1 की वैल्यू निकाल लेनी है। और इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसकी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, ये जो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ लिखी नज़र आ रही हैं, ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर द थ्रो। ठीक है जी, जब उसने थ्रो की है तो ये मोमेंटम किसका है, एस्ट्रोनॉट का m1 v1, और ये m2 v2 किसका मोमेंटम है जी, ये रेंच का है। और ये ज़ीरो कौन सा मोमेंटम है, बिफोर द एक्टिविटी, ये पहले वाला मोमेंटम है, वो ज़ीरो था। ठीक है, तो ये एंड पे वैसे मैं आपको बताऊंगा ये भी ज़ीरो होगा। ठीक है ना, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। अच्छा बेटा, जो गिवन वैल्यूज़ है वो पुट कर दें। m1 क्या है, 70 है। v1 क्या है वो हमने फाइंड करना है, एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी जो बैकवर्ड रिकॉइल होगी। और 0.3 क्या है, m2 मास है। इसी तरह से v2 वेलोसिटी वो भी दी हुई है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.05 आएगा। इसी तरह से 70 वैसे ही लिख दिया, लेकिन वो v1 क्योंकि हमें नहीं मालूम तो इसलिए ऐसे ही लिख देंगे इसको। 1.05 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड पे जाके, और ये वाला 70 इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है, इधर दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा। अब इन दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा आपका आंसर आएगा -1.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, तो ये बेटा आपकी वेलोसिटी आ चुकी है किसकी, एस्ट्रोनॉट की। ये रिकॉइल वेलोसिटी है, रिकॉइल स्पीड है जो पीछे की तरफ उसको वो मूव करेगा। ठीक है जी,
उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ आवर, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है S इज इक्वल टू वी आई क्रॉस टी, ये कहाँ से बना है बेटा, आपको वेलोसिटी की अगर स्पीड की डेफिनेशन आती है तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है जी। तो ये जो डेफिनेशन है इसी को रीअरेंज करें ज़रा, टी को दूसरी साइड पे ले जाए तो फार्मूला बन जाएगा S इज इक्वल टू वी आई क्रॉस टी, ठीक है जी। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, वी आई की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो क्या है, माइनस 1.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.015, ठीक है जी। तो ये वी आई की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से टी जो टाइम है वो 1800 सेकेंड्स है, वो यहाँ पे हमने इसको फाइंड भी किया था, बनाया था सेकेंड्स में। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा S 27 मीटर, ठीक है जी। आधे घंटे में वो 27 मीटर फासला बैकवर्ड रिकॉयल होके वो तय कर लेगा एस्ट्रोनॉट, ठीक है जी। अब ये मोमेंटम का मैंने कहा था आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड भी ज़ीरो होती है। अब ये देखें, ये जो वेलोसिटी आपने फाइंड की है ना बेटा, अगर आपने कंफर्म करना है कि आपका आंसर ठीक है तो आप क्या करें, इस वेलोसिटी को ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन है इसमें पुट करें, सारी वैल्यूज़ पुट कर लें, क्योंकि एक रहती थी वो भी हमने फाइंड कर ली है। सारी वैल्यूज़ पुट करें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी जब सॉल्व करेंगे ना ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये कन्फर्म है बेटा, ये आप खुद ही वेरीफाई कर लीजिएगा। कैलकुलेटर है आपके पास, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें और दूसरी वैल्यूज़ आपको पता है सारी पुट करें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो बनेगी, लाजमी बननी चाहिए। अगर नहीं बन रही तो इट मीन्स आपने आंसर ही गलत निकाला है, ठीक है जी। तो एंड पे ये हमने रिजल्ट लिख दिया। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 3.6 न्यूमेरिकल है। 6.5 क्रॉस 10 raised to the power 3 kilogram bogie of goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 cross 10 raised to the power 3 kilogram coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second collides with the first one and couples to it. Find the common velocity of two bogies after they become coupled. जी बेटा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, उसको देख के आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जी तो बेटा सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये देखिए जरा, दो बॉगी आपको नजर आ रही हैं और इनकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। जिस तरह पहली बॉगी है उसका मास m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है, इसी तरह जो दूसरी बॉगी है उसका मास m2 है और वेलोसिटी v2 है। दोनों की डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। अब जो पहली बॉगी है v1 वाली और m1 मास वाली, उसने क्या किया है, उसने पीछे से उसको कोलाइड किया और कपल्ड हो गई है, मतलब दोनों इकट्ठी हो गई हैं और फिर उन्होंने कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे मूव करना शुरू कर दिया है। अब बिकम कपल्ड, आफ्टर बिकम कपल्ड इनकी जो वेलोसिटी है वो सेम हो गई है, एक जैसी हो गई है और दोनों मिलके चलना शुरू हो गई है। अब हमने जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। इट मींस आफ्टर कोलिजन या आफ्टर बिकम कपल्ड दोनों की वेलोसिटी हम सेम लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे भी मैंने वी एफ लिख दिया है और उधर भी वी एफ ही लिख दिया है। मास तो सेम रहना है ना, जो m1 और m2 पहले था वही m1 m2 बाद में होगा। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना है, तो गिवन डाटा लाजमी लिखा करें क्योंकि इसका एक नंबर होता है, ठीक है जी। मास ऑफ द फर्स्ट बॉगी m1 6.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम, जो कि पहले ही किलोग्राम में दिया हुआ है, ये ऐसे यूनिट में है। पॉइंट को अगर आपने खत्म करना है तो वो हम करेंगे जी, ये जो 10 रेज़ टू द पावर 3 है ये 1000 है, 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6500 किलोग्राम बन जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉगी v1 0.8 मीटर पर सेकंड, जो पहले ही ऐसे यूनिट में है। इसी तरह से मास ऑफ द सेकंड बॉगी है m2 इज इक्वल टू 9.2 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम। इसका भी ये 10 रेज़ टू द पावर 3 जो है इसको खत्म करें और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 9200 किलोग्राम। जी बेटा वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉगी जो है वो दी हुई है बिफोर कोलिजन, वो है 1.2 मीटर पर सेकंड। ये सारा डाटा जो है इसमें जो वेलोसिटीज हैं वो बिफोर कोलिजन है, ठीक है जी। तो आफ्टर कोलिजन जो वीएफ वेलोसिटी बन जाएगी, दोनों बॉगी की सेम वेलोसिटी बन जाएगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसी तरह से हम अपना जी सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉगीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉगीज आफ्टर कोलिजन, ठीक है जी। तो जिस तरह आपने वो एक्शन एंड रिएक्शन का जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल
इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसी तरह का कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये जो मोमेंटम का है, कि अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करने लगे हैं या किसी भी तरह से उनकी कोलिजन होने लगी है या कोई भी एक्टिविटी वो करने लगे हैं, तो उस एक्टिविटी से पहले जो उनका टोटल मोमेंटम होता है वो, और उनका एक्टिविटी के बाद जो मोमेंटम होता है, वो दोनों मोमेंटम ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये हमने फिर फार्मूला लिखा है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉगीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉगीज आफ्टर कोलिजन। तो चलते हैं बेटा, ये तो फार्मूला भी लिखा है और ये सारा गिवन डाटा था। क्वेश्चन अभी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो फार्मूला जो हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो सारा डाटा लिखा हुआ है, m1 m2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, ये सारा जो है ये बिफोर कोलिजन है, और m1 vf प्लस m2 vf, ये देखें दोनों के साथ हमने vf लिख दिया। इट मींस कि दोनों की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो सेम हो चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम है टोटल, और राइट हैंड साइड पे आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम है टोटल। ठीक है जी बेटा, अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं, उस वैल्यू को हम एक साइड पे निकाल लेंगे, बाकी सारी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये वाला डाटा जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको इधर ही रखें, और इधर से आपने क्या किया, वीएफ कॉमन लेने के बाद ये जो m1 प्लस m2 है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये वाला जो सारा डाटा है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, और वीएफ को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज आप पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट करते हैं। m1 जो मास है वो भी दिया हुआ है, इसी तरह v1 जो वेलोसिटी है वो भी दी हुई है, m2 मास है, v2 वेलोसिटी है, इसी तरह से नीचे भी मासेस को लिख दिया है, नीचे सम करके वो हमने 15,700 आ गया। इसी तरह से ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो लिख दी हमने, और इन सबका टोटल करने के बाद 16,240 और नीचे 15,700 आ गया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया आंसर 1.03 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है आफ्टर बिकम कपल्ड ये वाली वेलोसिटी बन चुकी है। तो रिजल्ट हमारा है द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बोथ द बॉगीज इज 1.03 मीटर पर सेकेंड। जी बेटा, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 3.7 न्यूमेरिकल है। अ साइकिलिस्ट वेजिंग 55 किलोग्राम राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो इट मींस टोटल मास हो गया 60 किलोग्राम। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी vi is equal to 0 and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at a constant speed for another 8 seconds. ये दो इंटरवल बन चुके हैं हमारे पास, एक पहला इंटरवल 8 सेकंड का है और एक अनदर 8 सेकंड का इंटरवल है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पहले 8 सेकंड के लिए भी हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और अगले 8 सेकंड के लिए भी हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मींस S1 एंड S2। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले जो जरूरी बात होती है वो है गिवन डाटा। गिवन डाटा लाजमी लिखा करें, इसका 1 नंबर होता है जी। गिवन डाटा सबसे पहले इकट्ठा करके उसको लिख ले। मास ऑफ द साइकिलिस्ट m1 55 किलोग्राम, मास ऑफ द साइकिल 5 किलोग्राम, टोटल मास बन जाएगा, दोनों को सम कर देंगे 55 प्लस 5 तो ये 60 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी जैसा कि उसने रेस्ट पे लिखा हुआ है, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, vi इज इक्वल टू 0। फोर्स है F इज इक्वल टू 90 न्यूटन। उसके बाद टाइम फॉर चेंज t1। तो पहला जो 8 सेकंड है, 8 सेकंड के लिए उसकी जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है 8 सेकंड के लिए वो हमने निकालना है। उसके बाद अनदर 8 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालना है। इट मींस t1 और t2 दोनों 8 सेकंड है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डिस्टेंस s इज इक्वल टू ये हमने फाइंड करना है, और s बराबर होगा S1 एंड S2, और इन दोनों को सम करके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। ठीक है जी, तो जी बेटा सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट वन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फाइंड एंड फाइनल स्पीड। तो जी बेटा सुन लें, इसके S1 जो आपका डिस्टेंस है उसमें क्या होता है कि साइकिलिस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जब फोर्स अप्लाई हो रही हो तो इट मींस एक्सेलरेशन है साइकिल में। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 के बाद वो बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन लाजमी हमें पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन के जरिए से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू की हमें जरूरत है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम
एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे 90 जो हमें फोर्स की वैल्यू दी हुई है जो अप्लाई हो रही है, और 60 टोटल मास जो बना था साइकिलिस्ट का और साइकिल का। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो इंटरवल है S2 डिस्टेंस जो है, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहला जो केस है उसमें तो 90 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना, अगले अगले केस की बात करें ना, देन द कंटिन्यूअस एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब जो सेकंड 8 सेकंड का इंटरवल है उसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह रही है। इट मींस अब हमें वीएफ की जरूरत पड़ेगी अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वन, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वी आई तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो पुट कर दी। टी वन एंड टी टू दोनों 8 सेकंड है, तो ये 8 हमने लिख दिया। तो इन दोनों को हल करेंगे, हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड जो वी एफ फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। तो चलते हैं S1 डिस्टेंस की तरफ और S2 डिस्टेंस की तरफ। अब हमने दोनों डिस्टेंस निकालने हैं। ये बेटा डायग्राम्स मैंने बना दी है। ये जो है हमारा फर्स्ट केस है S1 के लिए, ठीक है जी। S1 में आप देख सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और t इज इक्वल टू 8 सेकंड है और m इज इक्वल टू 60 किलोग्राम है टोटल मास, और एक्सेलरेशन जो अभी हमने फाइंड किया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। S1 इज इक्वल टू है वी आई प्लस टी वन प्लस वी आई क्रॉस टी 1 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे T1 यूज होंगे सारे, ठीक है जी, क्योंकि ये फर्स्ट केस है। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, वी आई तो 0 है और T1 8 है एंड 1/2 वैसे ही आ गया, और एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया था 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और t की वैल्यू 8 है। तो फर्स्ट ये वाली जो टर्म है 0 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये तो सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये वाली जो टर्म है सेकंड टर्म, इसका आंसर हम निकालेंगे। तो इन सबको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 48 मीटर। तो S1 डिस्टेंस हमने निकाल लिया। उसके बाद अब हमने दूसरा डिस्टेंस निकालना है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब VF, ठीक है जी। तो जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई, फर्स्ट इंटरवल 0 से स्टार्ट हुआ, जिस जगह पे भी एंड होगा वो वेलोसिटी क्या होगी, VF वेलोसिटी होगी। और सेकंड इंटरवल के लिए पूरे इंटरवल के लिए वेलोसिटी VF ही रहेगी। तो हमने S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, इसको डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, इसको हम यूज करेंगे। S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, तो S की जगह पे S2 हमने लिख दिया है, तो ये सेकंड डिस्टेंस है, तो V की जगह पे VF लिख दिया है और T की जगह पे T2 लिख दिया है, तो क्योंकि ये सेकंड केस है। तो VF की वैल्यू अभी हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, उसको दोबारा अगर देख ले हम, ये हमारी VF की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब ये वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पे, 12 मीटर पर सेकंड क्रॉस 8, ठीक है जी। 8 है टाइम जो सेकंड्स में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए हैं, तो सिंपल है, दोनों को ऐड करके हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, 48 मीटर प्लस 96 मीटर, तो ये हमारे पास जो आया है 144 मीटर, ठीक है जी। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बाय साइकिलिस्ट, सॉरी यहाँ पे साइकिलिस्ट लिखना है, इज 144 मीटर, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 3.8 न्यूमेरिकल है, अ बॉल ऑफ मास 0.4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। The ball rebounds straight upward to a height of 0.8 meter. What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, फिर इसको समझते भी हैं अच्छी तरह से, ठीक है जी। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप ये डायग्राम देखें जरा। 0.4 किलोग्राम का मास है, इसको हमने ड्रॉप करवाना है। ड्रॉप का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये डाटा आपने खुद से अखज करना है, ठीक है जी। अब इसको हमने ड्रॉप किया है, जो H1 हाइट है, पहली हाइट है, वो कितनी है जी, 1.8 मीटर। यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया है और ये ग्राउंड को आके स्ट्राइक करेगा। 0.4 किलोग्राम मास रहेगा, दोनों केसेस में मास तो चेंज नहीं होना ना। तो एक तो हमारे पास फर्स्ट केस है कि हमने ड्रॉप किया बॉल को और आके उसने ग्राउंड को टच किया, उसके बाद वो रीबाउंड करेगा और फिर से एक हाइट पे जाएगा, H2 हाइट पे 0.8 मीटर पे, ठीक है जी। अब इन दो केसेस को आपने कंसीडर कर लेना है और इनको सेपरेटली आपने सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप इसको इम्पल्स को देख लें। देखिए ना, इम्पल्स आपके पास क्या है, फॉर्मूले की तरफ अगर आप देखें तो फॉर्मूला है इम्पल्स का m इंटू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ माइनस वी आई क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब आप
के पास VF और VI दोनों होने चाहिए, तब ही एक जो क्वेश्चन है सॉल्व होना है। तो VF और VI में से दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास। तो सबसे जरूरी क्या है, हमने VF फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। कहां पे फाइंड करनी है, रीबाउंड पे। जस्ट जब बॉल टच करती है ग्राउंड को और कोलाइड करती है ग्राउंड के साथ, वहां पे उसको कितना इंपल्स मिलता है और बैक रीबाउंड वो करती है, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें एक तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए फर्स्ट केस की, कि वो किस वेलोसिटी के साथ आके बॉल टच करेगी ग्राउंड को। उसके बाद जब वो रीबाउंड करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है जी। तो ये दो वेलोसिटीज हमें चाहिए, ठीक है जी। एक डाउन आते वक्त, अगर आप डायग्राम को देखिए ना, एक तो ये बॉल नीचे आ रही है ना, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वीएफ वेलोसिटी क्या होगी, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो हमने फाइंड करनी है। और ग्राउंड को इसने टच कर लिया, अब इस कोलिजन की वजह से जाहिर बात कुछ एनर्जी जाया होंगी, वो एनर्जी जाया होने के बाद ये रीबाउंड करेगी। अब जब रीबाउंड करेगी तो ऊपर को जाने से पहले जो इसकी वेलोसिटी बन चुकी है, जो इसको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी ऊपर को जाने के लिए, तो वो क्या होगी, इसकी VI होगी। अब VF और VI जब हमारे पास आ जाएगी तो तब ही हम इंपल्स फाइंड कर सकेंगे, ठीक है जी। तो इन दोनों वेलोसिटीज को पहले हम फाइंड करेंगे जी। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लिया करें, इसका एक नंबर होता है। तो गिवन डाटा लिखिए, मास ऑफ द बॉल कितना है जी, m इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम। इनिशियल हाइट, जो पहली हाइट है जहां से हमने इसको ड्रॉप किया है, वो हाइट है h1 इज इक्वल टू 1.8 मीटर। इसी तरह फाइनल हाइट जो रिबाउंड के बाद ये जिस हाइट तक जाता है वो है 0.8 मीटर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे यूज होना है, ये याद रखें, ए यूज नहीं होना, यहाँ पे जी यूज होना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सारा केस अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है जी। तो इंपल्स हमने फाइंड करनी है। और डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स का आपको वैसे ही पता है, रीबाउंड जब होना है तो ये ऑपोजिट टू द ग्रेविटी होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगी इंपल्स की, ठीक है जी। तो फार्मूला क्या है, इंपल्स इज इक्वल टू m इंटू VF माइनस VI। VF माइनस VI की जगह पे आप डेल्टा V भी लिख सकते हैं, तो इंपल्स इज इक्वल टू हो गया mv, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ जी। तो कैलकुलेशन इसकी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल हिटिंग द ग्राउंड एट h1, वो वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले हमने वो वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जिस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को टच करेगा। उसके लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी है, ठीक है जी। उसमें हमने ए यूज नहीं करना, जी को यूज करना है, क्योंकि ये सारा केस अंडर ग्रेविटी है। 2gh1 इज इक्वल टू VF माइनस VI, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। h1 लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट केस है, जिस तरह से मैंने बताया है, यहाँ पे दो हाइट्स हैं, एक रीबाउंड होने से पहले और एक रीबाउंड होने के बाद, दो हाइट्स है हमारे पास। अब वैल्यूज पुट करें, जो हमने चीज फाइंड करनी है उसको आपने मतलब एक साइड पे रखना है और दूसरी सारी चीजों को दूसरी साइड पे ले आए। अब वैल्यूज हमने पुट कर दी, और VI जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि हम ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को, VI क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसमें सिर्फ VF स्क्वायर ही रह गया, तो इसको हम इधर ही रहने देंगे, क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। दूसरी साइड पे हम सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 36 आ जाएगा। 36 इज इक्वल टू VF स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर बना लें इनके पहले, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास VF इज इक्वल टू आ गया 6 मीटर पर सेकंड। ये वो वेलोसिटी है, ये जब हमने ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद बॉल ने जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, VF कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। अब हमने दूसरी वेलोसिटी निकालनी है कि ये जब रीबाउंड करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी h2 हाइट के लिए, ठीक है जी। अब फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल वन हिटिंग द ग्राउंड एट h2 हाइट के लिए, h2 हाइट के लिए हम फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यहाँ पे हम h2 केस लिखेंगे, 2gh2 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आफ्टर द रीबाउंसिंग द बॉल एट हाइट h2 द बॉल मूव्स अपवर्ड, ठीक है जी। तो अपवर्ड मूव करेगी, तो यहां से आपको ये भी पता चल रहा है कि इसके जो इंपल्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। तो VF क्या है, VF इज इक्वल टू 0 है, जारी बात है। देखिए जरा इस डायग्राम की तरफ, जब बॉल ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मतलब 0.8 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट है, वहां पे जब पहुंच जाएगा तो ये एक दफा रुकेगा और रुकने के बाद वापस आएगा। तो जब ये रुक जाएगा तो इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जिस तरह यहाँ पे ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये रीबाउंड हो रहा है, रीबाउंस हो रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वही तो हमने फाइंड करनी है। तो थर्ड इक्वेशन मोशन लगा के आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। VF आपके पास 0 है और 2gh2 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। G की वैल्यू -10 है और h2 की वैल्यू हमारे पास है 0.8, वो पुट कर दी, इज इक्वल टू
Vf 0 है, Vi हमने फाइंड करना है, यहाँ पे 0 पुट कर दें और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इसको इधर ही रहने दें और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको सारी को सॉल्व कर लें। इधर भी नेगेटिव आ गया, इधर भी नेगेटिव आ गया, दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Vf स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसको 4 का स्क्वायर बना लें और दोनों तरफ अंडर रूट लेके इसको हल कर दे तो आपके पास Vi इज इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो जैसे ही बॉल ने ग्राउंड को टच किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी 6 मीटर पर सेकंड। जब जैसे ये ऊपर को गई है तो इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। यहाँ पर जो एनर्जी जाया होगी इंपल्स की वजह से, कोलिजन की वजह से, जो साउंड प्रोड्यूस होना है, जो हीट प्रोड्यूस होनी है, उसकी वजह से क्या हो जाना है, एनर्जी वेस्ट होनी है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी इसकी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है जी। अब दोनों वेलोसिटीज आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, Vf भी आ चुका है, Vi भी आ चुका है, तो इंपल्स अब आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये डेल्टा V आपने निकाल लेना है। डेल्टा वी वहां पे पुट करके भी निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अलहदा इसकी वैल्यू निकालनी है, अलहदा निकाल लें। जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, तो ये हमने चेंज फाइंड कर ली है। तो हमारे पास जो चेंज आई है, क्योंकि जो हमारे पास वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, जो इनिशियल वेलोसिटी जो पहले निकाली है हमने, दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है। तो इसका मतलब एक को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमने क्या किया है, जो फाइनल वेलोसिटी पहले वाली है डाउनवर्ड आते हुए, उसको हमने पॉजिटिव ले लिया है और जो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है उसको हमने नेगेटिव ले लिया। ठीक है। तो ये 4 के साथ हमने नेगेटिव लगा देना है, तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी वो आई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें इंपल्स के फार्मूले में, m इज इक्वल टू है m इंटू वी एफ माइनस वी आई इंपल्स। तो वी डेल्टा वी की वैल्यू अभी आपने निकाली 10 मीटर पर सेकंड, ये पुट कर दें और मास की वैल्यू तो वही रहनी है ना 0.4, तो वो पुट कर दें। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 न्यूटन सेकंड इसका जो यूनिट बनेगा आप यहां से ही बना सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड। ठीक है, क्योंकि इंपल्स बराबर होती है एफ क्रॉस टी। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो हम किसको इंपल्स कहते हैं, एफ क्रॉस टी को। ठीक है जी। तो वहीं से ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड। इंपल्स का जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड होता है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 3.9 numerical है, two balls of masses 0.2 kilogram and 0.4 kilogram are moving towards each other with velocities 20 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट बॉल की हो जाएगी। एंड 5 मीटर पर सेकंड ये 0.4 किलोग्राम वाले मास की हो जाएगी, क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली इसीलिए लिखा गया है कि ये एक तरतीब के साथ इनकी वैल्यूज लेनी है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द 0.2 किलोग्राम बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द 0.4 किलोग्राम बॉल। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले डायग्राम को समझ लें। जैसा कि उसने कहा है कि जो दोनों बॉल्स हैं मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं इट मींस दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वो मुखालिफ सिमत में मूव कर रहे हैं तो एक आपको वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और एक वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। 0.2 किलोग्राम वाले मास को हमने m1 कह दिया और इसकी वेलोसिटी को हमने v1 कह दिया है। ठीक है। और 0.4 किलोग्राम वाला मास जो है उसको हमने m2 कहा है और उसकी वेलोसिटी का नाम रखा है हमने v2। इसी तरह से उनकी फिर कोलिजन हुई है। कोलिजन के बाद जो हमने उनकी वेलोसिटीज को नाम दिए हैं वो v1 डैश और जो 0.4 किलोग्राम वाला मास है उसकी वेलोसिटी को हमने v2 डैश नाम दिया है। m1 और m2 क्योंकि चेंज नहीं होने, बिफोर कोलिजन भी उनका मास वही रहना है और आफ्टर कोलिजन भी मास वही रहना है जी। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा आपने लिखना होता है, इसका एक नंबर होता है, ये लाजमी लिखा करें। मास ऑफ द फर्स्ट बॉल 0.2 किलोग्राम और मास ऑफ द सेकंड बॉल 0.4 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल 20 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल की पॉजिटिवली है तो सेकंड बॉल की आपने नेगेटिव लेनी है। ये आपने खुद से नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये -5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल वो भी दी हुई है, वो कितनी है v1 डैश इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल जो है v2 डैश वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को याद रखें। मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू, ये वाला कौन सा मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो है बिफोर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब देखिए जो चीज आपने फाइंड करनी है वो इक्वेशन की एक साइड पे ले आए और बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाके इसको रीअरेंज कर लें जैसे भी है। ठीक है जी। अब देखिए हमने v2 डैश अगर हमने फाइंड करना है तो m1 v1 डैश ये दूसरी साइड पे ले गए, ये नेगेटिव हो गया।
अब हमने एम वी टू डैश फाइंड करना है, तो ये एम टू इधर हमें नहीं चाहिए, तो इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बटे में चला जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना। ये जो पहले टर्म माइनस हुई है एम वन वी वन डैश, तो ये वाली टर्म तो इधर पॉजिटिव में थी ना, इधर प्लस हो रही थी, और इसको इस सेंस में हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं, तो इधर जाके ये नेगेटिव हो गई। लेकिन यहाँ पे m2 जो है v2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बटे में आएगा। अब इनको हमने सारी वैल्यूज को पुट कर देना। ये जितनी भी वैल्यूज हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, सारी वैल्यूज हमें पता है, सारी वैल्यूज को बेटा पुट कर दें। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेट कर लेना है, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, सारा कुछ करने के बाद जो फाइनल आंसर आपके पास आना है वो आना है जी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आपकी सेकंड बॉल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आ चुकी है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।